बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा आपकी वाइट कढ़ाई तैयार हो गई पूरी? जी हाँ, पूरी फाइनल प्रोसेस में? जी। अच्छा, क्या बात है, बहुत जल्दी तैयार कर लेती हैं। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आज आप? ड्रिंक है आइस्ड मोका। आइस मोका, ओके। वो है कॉफ़ी, चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफ़ी बेसिकली। तो आप स्टार्ट ऑफ करें कॉफ़ी। आपको अगर तेज़ कॉफ़ी पसंद है तो 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ले लें पर कप, और अगर हल्की पसंद है तो उससे कम, 1 टीस्पून या उससे थोड़ा कम। और उसी हिसाब से फिर क्रीम और ये लेके और मिल्क के साथ और कॉफ़ी स्प्रेड, चॉकलेट स्प्रेड्स आते हैं, वो लेके आप ब्लेंड कर लें आइस के साथ। रेडी। बहुत इनकी रेसिपीज बहुत इजी होती हैं। अच्छा, आज बात हो रही है कानून के हवाले से, आप ड्राइविंग भी करती हैं, आपने कभी जानबूझ के सिग्नल तोड़ा है कि तोड़ दें खैर है? कभी किया है ऐसा? जानबूझ के नहीं, जैसे कभी कभार अगर घर लेट जा रहे होते हैं और 1-2 बजे का टाइम होता है, रोड खाली होते हैं तो तोड़ देती हैं आप। और जब आप दुबई में थी तब आपने कभी नहीं तोड़ा होगा? नहीं तोड़ा होगा। वहाँ एक छक आवाज़ आती है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है घर पर आता है। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि हम कानून को फॉलो करें और ये बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। और कुकिंग सेगमेंट इस वक्त हमारा यहाँ पे चल रहा है। शैला, कुकिंग करती हैं आप? क्योंकि लोगों के जहन में होता है जी इतनी बड़ी ये वो हैं ऑफिसर हैं, तो ये तो कभी आप कुकिंग नहीं करती हैं? डेफिनेटली करती हूँ, और संडे वाले दिन करती हूँ। अब तो इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन पहले सर्विस में आने से पहले डेली करती थी। अच्छा। और वैसे मुझे मम्मी के हाथ के खाने ज़्यादा पसंद है। तो ये बड़ा इजी रहता है ना कि मम्मी बना रही है। लेकिन अब वैसे आप होता है ना, हर कोई ना कोई किसी एक डिश में बड़ा मैं धुआं गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ, जिसे हम बारबेक्यू गोश्त कह सकते हैं, उसको लोकल नेम है धुआं गोश्त। और कौरमा बहुत मजे का बनाती हूँ। मजे का बनाती हूँ, नहीं भी बनाएंगी तो मना नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। आपने डॉक्टर साहब गन पॉइंट पे खाना पड़ेगा। गन पॉइंट पे खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका कैसा मतलब? जी, मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है और मैं हाँ चाइनीज़ और कढ़ाई में अच्छी बना लेती हूँ। चाइनीज़ कढ़ाई अच्छी बनाती है भाई, बड़ी बात है। लेकिन लोगों के जहन में सवाल होते हैं ना, इतनी बड़ी इंस्पेक्टर हैं तो ये वो हैं ऑफिसर हैं, तो ये तो डेफिनेटली नहीं बनाते हैं, सब अपना काम करते हैं। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आऊँगा। बात हो रही है इस्लाम के ऊपर, हम इस पर कानून की पासदारी के हवाले से, इस्लाम हमें इस पर क्या सबक देता है, क्या हुक्म है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन, आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लेकिन कानून की जो बुनियाद है ना, वो असल में अदल पर कायम है। कानून को बेसिकली अगर हम देखें कि जब हम कानून की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में एक बात आती है कि कानून से मामला मुराद ये है कि ऐसा मुआशरा जहाँ पर अदल इंसाफ कायम हो और कानून की बालादस्ती हो। और कानून की बालादस्ती कब होगी? जब रैयत में जो लोग हैं या जो हाकिम है, दोनों ही आदिल हो, यानी दोनों ही इंसाफ पसंद हो। हाकिम भी जब इंसाफ कर रहा हो, यानी फ़ैसला दे रहा हो, तो वो अदल इंसाफ के साथ कर रहा हो, और जो रैयत में लोग हैं वो भी उस फैसले को हक़ और सच मानकर सदाकत के साथ को तस्लीम करें और उसकी बात को ओबे करें, तो फिर माशरा कायम होता है। और कुरान ने इस बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो आदिल होते हैं। अब आ रही बात कि हाकिम में वक्त कैसा होना चाहिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जो कि कानून का रखवाला बन जाए या कानून जिसके हाथ में आ जाए या हाकिम में वक्त बन जाए, तो अगर वो अदल करते वक्त या फ़ैसला देते वक्त इंसाफ नहीं करता तो अल्लाह ताला उसकी नमाज यानी कोई इबादत भी कबूल नहीं फरमाता। फिर इसी तरीके से उन्होंने फरमाया कि हाकिम के लिए ज़रूरी है कि जब वो अदल कर रहा हो तो अदल करते वक्त वो ख़ास तौर पर यानी कि कानून की पासदारी करते वक्त ये देखे कि वो एक जानिब फ़ैसला ना करे, बल्कि जब दोनों ही कोई फ़ैसला कराने आ रहे हों तो दोनों को सुने, उसके बाद फ़ैसला करें। और अगर एक जानिब फ़ैसला कर दिया तो फरमाया कि अगर उसने नाइंसाफ़ी की तो अल्लाह ताला जहन्नुम में, आम तौर पर कि बंदा जहन्नुम में जाता है, अल्लाह ताला मुंह के बल उस शख्स को डाल रहा हो। अच्छा मोहसिन भाई, और वो लोग जो कानून तोड़ते हैं, जैसे मैं छोटी बात बताता हूँ कि जी हमारे यहाँ सिग्नल तोड़ दिया जाता है, बच्चों को सिगरेट देना जुर्म है, दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो ये सोचते हैं कि ठीक है हम तो जुर्माना भर देंगे, लेकिन वो जानबूझ के कानून तोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कोई भी बंदा जिसे कैसे कहते हैं गवाही दे देते हैं या कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे दूसरे की हक तलफी हो रही है, हक तलफी कैसे, सिग्नल तोड़ना एक हक तलफी है ना, अगर किसी बात पे झूठ बोलना हक तलफी है किसी के ख़िलाफ़, और इस खिलाफ़ करने से अपने आप को हम फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरे को नुकसान दे रहे हैं। मैंने कहा अगर एक्सीडेंट हो जाता तो फिर क्या होता है, दूसरे बंदे की मौत हो सकती है लेकिन आपका फ़ायदा हो जाए।
हुजूर ने फरमाया अगर इस दौरान किसी बंदे की हक तलफी हो, किसी बंदे के साथ नाजायज़ हो, तो फरमाया कि उसके लिए जन्नत हराम हो जाती है और दोज़ख वाजिब हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और हमारे यहाँ होती है जी, पुलिस हो या दूसरे इदारे हों, इल्ज़ाम लगता है जी रिश्वत लेते हैं। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने दिखाया था कि हम कानून फॉलो करा रहे थे, मैं यूनिफॉर्म में खड़ा था और पुलिस मेरे साथ थी और लोग हमें रिश्वत दे रहे थे। रिश्वत लेना हमें पता है हराम है, देना उससे, तो लोग जो ये रिश्वत दे के सोचते हैं कि जी हमने अपना काम करा लिया, उनके लिए क्या हुक्म है? लेकिन आप वो भी तो कर रहे हैं ना। मुर्तशी दोनों के लिए हुक्म ये फरमाया कि रिश्वत लेने वाला हो या रिश्वत देने वाला हो, वो दखला फिलहाल कि वो जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एक शख्स एक चीज़ की रगबत दिला रहा है कि ना चाहते हुए भी एक बंदा ये काम करना नहीं चाह रहा, तो ये तो उससे ज़्यादा गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि वो शख्स गुनाह की तरफ माइल कर रहा है। एक होता है ना, एक बंदा गुनाह नहीं करना चाहता लेकिन गुनाह की तरफ माइल करने वाला भी बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, याद रखिएगा वो उस चीज़ को जिसे कहते हैं उकसाना, कि एक फेल की तरफ उकसा रहा है जो अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला के लिए वो बंदा, वो उस बंदे को उस तरफ लेके जा रहा है कि जो बंदा अल्लाह ताला का गुनाहगार बंदा कहलाएगा। तो ऐसा शख्स जो गुनाह की तरफ माइल करे, तो कुरान ने फरमाया, जैसे फरमाया वतआवनुल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनुल इस्मि वल उद्वान, कि जिस तरह तुम नेकी के कामों में एक दूसरे का ताउन करते हो, इसी तरह तुम बुराई के कामों में एक दूसरे का ताउन मत करो। तो कुरान ये कह रहा है कि जब तुम बुराई देखो तो उसे ये ना हो कि तुम उसको बाहर हो गए, यार क्या हो गया, ले लो। इनके लिए गुनाह क्या है? फिर मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँ, इन लोगों के लिए गुनाह क्या है जो आपको उकसा रहे हैं ये पैसे पकड़े जी? देखिए वो भी जाहिर सी बात, ये तो जहन्नुम का, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमा दिया कि ये दे जो रहा है, ये काम जो कर रहा है, तो जहन्नुम की तरफ लेके जा रहा है और ये बंदा खुद जहन्नुम ही बन गया। अब आप ये देखें जी कि हम निकलते हैं रोज़ाना रोड पर, हम सब चीज़ें लेके जाएंगे लेकिन हम गाड़ी के कागजात नहीं लेके जाएंगे। अगर आपको कोई रोकता है, ट्रैफिक से रोकता है, पुलिस रोकती है, अगर वो अपना कानून फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी या बाइक बंद होगी या जो भी होगा। लेकिन आप लोग खुद 100 रुपए देकर इस मामले को सॉल्व आउट करते हैं और आपने इसको बना दिया कि ये इसी तरह सॉर्ट आउट होता है। तो भाई ये सवाल करने का और इस पे डिबेट करने का मकसद ये है कि आप महला ला महला आप भी जहन्नुमी हो रहे हैं और कानून को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो असल मसला ये। बिल्कुल शैला, ये एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ। हमने इस पर सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि जी लोगों को अपनी गाड़ी के कागजात नहीं लेके जाने, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखना, उसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस रोके उनको पैसे देने और फिर पूरे रास्ते गाते हुए जाना है, पीछे पैसे ले लिए। हम अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम खुद अपने आपका माइंडसेट ठीक नहीं करेंगे तब तक हम बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। जैसा कि आपने बात की, सबसे पहले एक ट्रैफिक सार्जेंट को, कांस्टेबल को कोई भी बंदा ऑफर करता ही क्यों है, बाद में उसकी वीडियो डेलिबरेटली बना के उसको वायरल करता है, ठीक है। तो चाहे वो एक पैनी की करप्शन हो, करप्शन इज करप्शन, इट्स अ माइंडसेट। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए और टेलीफोन कॉल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को घंटों बातें कर रहे हैं, दैट इज करप्शन। ट्रू, हमने करप्शन की समझ लिया सिर्फ पैसा लेन देन है। ट्रू ट्रू ट्रू, पैसा इज नॉट दी करप्शन। वो सिर्फ पैसा लेन देन का ही मामला करप्शन नहीं, करप्शन हमारे ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी है। अगर हम जानबूझ के कोई गलत काम कर रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी का भी हमने हक तलफी की है, ये भी करप्शन के सेंस में आएगा। तो करप्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात है। उसको गौरतलब बात यह है कि हमने सिर्फ उसको मॉनेटरी टर्म्स में समझ लिया कि सिर्फ पैसे का लेन देन और सरकारी फाइल्स को आगे मूव कराने के लिए हमें जो जैक लगाना पड़ता है उसके लिए शायद ये, तो इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखते हैं और दीगर कंट्रीज़ के 168 कंट्रीज़ के नाम की लिस्ट अगर हम टॉप उसमें देख रहे होते हैं, तो चाहे वो फ्रंट से हो या बैक से हैं, तो सारे करप्ट लिस्ट में मीन्स के थोड़ी कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग सो। तो मेरा ख्याल है कि इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि हमने अपने आप से पहले दयानतदार होना है, उसके बाद हम लोगों के साथ दयानतदार होंगे। जब हम खुद के साथ दयानतदार नहीं, अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, जानते बूझते वो गलत काम कर रहे हैं, और दूसरों से फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए? तो सबसे पहले खुद को ठीक करें। एक बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे कोई 14-15 साल हो गए पुलिस के साथ काम करते हुए, तो मैंने एक देखा एक बड़ा प्रॉब्लम पुलिस के लिए आता है। जैसे आपने बताया कि जी जब रेड करने जाते हैं तो बच्चे और ख़वातीन ये काम कर रहे हैं, उसमें एक रिटेलिएशन शुरू हो जाती है, मॉब लग जाता है और उसके बाद फिर पुलिस पे इल्ज़ाम लग जाते हैं। जी हाँ। ये जो इल्ज़ामों का सिलसिला है कि जी कहीं कहीं पे वो बात सही भी होती है, उस पर आप लोग एक्शन भी लेते हैं।
लेकिन ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि जी वो आपने वीडियो वाली बात करी कि वो वीडियो में बस जो पीछे से कमेंट्री हो रही है वो सच है, हमें आगे पीछे का नहीं पता होता। ये कितना मोरल डाउन करती है। मैं बात कर रहा हूँ जो कांस्टेबल्स हैं या हेड कांस्टेबल हैं या एएसआई लेवल पे, ये कितना मोरल डाउन करती है। देखिए कुछ दिनों पहले इस तरह की काफ़ी स्टिंग ऑपरेशंस भी टीवी पे दिखाए गए और इस तरह मैनिपुलेटेड करके स्टोरीज बनाई गई, जानबूझ के सिपाही को जो है वो उसकी जेब में पैसे डाले गए और उनको मैनिपुलेट करके वीडियो वन साइडेड वो बना के उन्होंने पेश की और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई। हमारी जो सिंध पुलिस की पॉलिसी है या पुलिस के हवाले से, उसमें अगर पुलिस वाला इस तरह की करप्शन की जब वो डेलिबरेटली खुद लेता हुआ पाया जाए या वो उसके खिलाफ एविडेंसेस एग्जिस्ट हो जाए तो वर्दी एडिशनल आईजीपी कराची का हुक्म है कि उस पर हम करप्शन का पर्चा नहीं देते, इट इज़ ट्रीटेड एज अ भत्ता, एक्सटॉर्शन। हमारे इसमें कोई माफ़ी नहीं है और मोर देन बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो कांस्टेबल, एएसआई और दीगर जिन्होंने भी जुर्म का इर्तिकाब किया है वो अभी जेल में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो हमारी कोई बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उसको स्पेयर किया जाए, क्योंकि ये गलत बात है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बात इन्होंने बिल्कुल ठीक करी कि हम भी स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं और अगर कोई हमारे पास जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता हम हाथ नहीं डालते। अब ये हो गया कि चले जी मीडिया, तो आप मीडिया के दफातर हैं, आप उधर बात कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, उस पर बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके फॉलोवर्स 2 हैं, लेकिन उनके हाथ में एक माइक होता है, एक छोटी टीम होती है और वो पूरे इलाके से भत्ता कलेक्ट करते फिर रहे होते हैं। इनकी शिकायतें कितनी आती हैं? देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर रूप में होते हैं, हर महकमे में होते हैं और सिटीजन्स में भी होते हैं। इस तरह की जो ब्लैक माफिया है, जो इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को और उनके हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दें। इनके खिलाफ हम क्रैकडाउन भी करते हैं अगर हमें ख़ुद से इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है उसके हवाले से भी, और हमें डिफरेंट वेब चैनल्स के थ्रू या यहाँ से पोर्टल्स के थ्रू भी हमें कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं, उस हवाले से भी इन पर एक्शन लिया जाता है आफ्टर इंक्वायरी। अगर कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर होती है तो उसको पहले वेरीफाई किया जाता है, सीनियर रैंक का एक ऑफिसर उसमें अपॉइंट किया जाता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी। वो उसको खुद वेरीफाई करता है, उसकी वेरासिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी किस हद तक है उसको वेरीफाई करने के बाद, और उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कि क्या वो वाकई इसमें इन्वॉल्व था या इसको इन्वॉल्व करवा के दिखाया गया वीडियोज़ में। चूँकि आजकल हर बंदे के हाथ में जो मोबाइल है इसमें कैमरा अवेलेबल है, आप उसको जो चाहें प्रोजेक्ट कर दें और इस तरह से आप उसको मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं और पुलिस को ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं या उसके खिलाफ वीडियोज़ बना के डाल रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ जितना ज़्यादा पुलिस ने शहादतें नोश की, जामे शहादत नोश किया, जितना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर डेली पब्लिक डीलिंग 18-18 घंटे एक सिपाही हमारा काम कर रहा होता है, तो उसका जो रवैया है ऑब्वियसली एक 18 घंटे आप वर्दी पहन के रोड पे गन लेकर खड़े होंगे क्लैश एंड गोफ, और आपको पता है कि किसी भी वक्त इस 22,000 की नौकरी में कहीं से भी गोली आ सकती है, लाइफ एट रिस्क। तो अगर आपको भी ऑफर की जाए तो आप ये जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। मोस्टली पीपल डिनाई इट कि हम नहीं करेंगे, लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में मैं समझती हूँ कि वो जिहाद कर रहा है पुलिस सिपाही जो है हमारा, और आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है, आवाम की ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर रहा है, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है और इनके खिलाफ बजाय इसके कि हम प्रोपागेंडा करें। और जहाँ तक बात है कि अच्छे बुरे लोग हर महकमे में होते हैं, अगर ब्लैक शीप हैं तो उनको हाईलाइट करें, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है और होता रहेगा। मैं ये बात बिल्कुल यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि जितना एहतसाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ये मैं किसी उसमें नहीं कह रहा कि मैं काम करता हूँ, मैं सारे डिपार्टमेंट से काम करता हूँ, लेकिन जो पर्सनली मैंने देखा है कि जितना एहतसाब खुद आला अफसरान अपने लोगों करते हैं और अगर कोई गलत होता है तो उसको बिल्कुल पकड़ते हैं, ये और मैंने किसी डिपार्टमेंट में नहीं देखा। और भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि बात जब हम इंटरनल तो उस पर कर लें, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ये चीज़ है। चला आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है आजकल, हम लोग इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के उस पर कहाँ हैं, हम आगे हैं पीछे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं? देखिए डिटेक्टिव्स जिस तरह से आप टीवी पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, सीआईडी के क्राइम सीन हो जाता है तो उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना दोबारा से क्राइम सीन को कि ये कैसे हुआ होगा, वारदात किस तरह हुई होगी, डेड बॉडी कहाँ पड़ी हुई है या कोई ऑफेंस हुआ है, क्या चीज़ कैसे होगी इनिशियल कंडीशंस में। तो हमें अपना माइंड जो है बारीक बीनी से अप्लाई करना होता है। और जब हम क्राइम सीन के ऊपर विजिट करते हैं हीनियस ऑफेंसेस के अंदर लेट से, तो वहाँ से हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी कलेक्ट करते हैं। वहाँ से कोई सिगरेट पीकर बट फेंक कर चला गया, उस पर से DNA कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। डकॉइटी या हाउस रॉबरी हुई है उसमें आप डकॉइट ने आकर ग्लास उठाया, फ्रिज से निकाल के पानी पिया, तो उसकी जो लिप के ऊपर की लेयर होती है उससे DNA कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेक्टिव में, और अब हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लेबॉर्ट्रीज़ को जो है वो बनाया है और बेहतरीन किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ बनाई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब एक हमारे पास लेबॉर्ट्री है फॉरेंसिक लैब की, और उस पैटर्न की इंटरनेशनल भी उन्होंने बनाई है 6 लेबॉर्ट्री डॉक्टर अशरफ साहब ने। और कराची के अंदर यहाँ पर हमारे पास फॉरेंसिक
फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जामशोरों के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने कराची यूनिवर्सिटी में पंजवानी सेंटर और HEJ के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। हमारी जो केमिकल टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होती हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस की जो केमिकल टेस्ट है, सीरोलॉजी वगैरह ब्लड के, वो वहाँ से हम फैसिलिटेट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक अच्छी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी तफ्तीश करने के लिए जो ज़रूरत होती है, क्राइम सीन को डिटेक्ट करने के लिए पैसे खर्च होते हैं, उसमें हम मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिक्स की। और इस हवाले से DNA की प्रैक्टिस और दीगर फोरेंसिक वेपन की जो चेकिंग होती है, फोरेंसिक्स जब हम कराते हैं, लेट्स से कि क्रिमिनल ने जो वेपन यूज़ किया है वो पहले भी किसी वारदात में यूज़ हुआ है, उसने कहीं और पे भी इस वेपन से कोई क्राइम कमिट किया है, तो अगर कहीं पे भी उसने एक बार किया होता है तो वो फोरेंसिक के रिकॉर्ड में मैच हो जाता है, टैली हो जाता है कि ये फला 2016 के अंदर, 2008 के अंदर ये वारदात के अंदर वेपन यूज़ हुआ था। अच्छा, तो बहुत अच्छा हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, हम अक्सर मूवीज़ में हमें दिखाते हैं, लेकिन आप बैठी हुई तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बहुत सीनियर होता है वो एक लोकेशन पे जाता है और फिर वो एक अपने माइंड में एक स्केच बनाता है। इज दैट ट्रू कि इतनी आप लोगों का इतना तजुर्बा हो जाता है जिनको बहुत हो गया है कि वो एक स्केच बना के अपने जहन में डिज़ाइन करते हैं कि यार ये हो सकता है, ये एक्सपेक्ट हो सकता है? देखिए, मैं यूरोप गई थी तो वहाँ पे हमने एक लैब को विजिट किया था। वहाँ मैं 2014 की बात बता रही, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन पे उन्होंने 64 लाख का एक कैमरा बनाया था, 64 वर्थ उसकी पाकिस्तानी करेंसी में 64 लाख का एक कैमरा था। हमारा आईओ वहाँ क्राइम सीन पे खड़ा होकर 5 मिनट में बता देता है किस तरह से, कहाँ से शेडो था, किस तरह था। ये तजर्बे की बात है। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की जो एक्सपर्टीज़ है, जो हमारे सिपाही हैं और जो ASIs हैं और जो डिटेक्टिव्स स्पेशली हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, उनमें इतनी सलाहियत है कि वो क्राइम सीन पर खड़े होकर बहुत सारी चीज़, बिकॉज क्राइम सीन चीख रहा होता है, चीख चीख के बता रहा होता है कि आप उसको विजिट कर लें, उसके अंदर से बहुत सारी एविडेंसेज आपको मिल जाती हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है। और जो मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी केस की, वो 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। ख़त्म से मुराद कि आपने क्राइम सीन से जो जो एविडेंसेस कलेक्ट करनी है वो आप ले लेते हैं, बायोलॉजिकल हो गई, वेपन की, या फोरेंसिक्स हो गई, सीरोलॉजी हो गई और दीगर जो रिक्वायर्ड है, ट्रेस एविडेंस हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका पेपर वर्क होता है। फिर आप उसको, अगर आपने कल्प्रिट्स के पीछे जाना है, एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए, वो आपने रेड्स कंडक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, इंटरव्यूज़ करने हैं, रैकी करनी है, वो सारे आपके पेपर वर्क और फील्ड वर्क है। लेकिन जो क्राइम सीन है बेसिकली, उसके हवाले से एक बात मुझे याद भी आ गई। मैं ASP फ्रेयर थी, तो वहाँ पे 25 अप्रैल को एक ब्लास्ट हुआ दोपहर 2:20 पे। तो सारे लोग वहाँ पे जो है वो रश कर रहे थे क्राइम सीन को, और उसके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज़ शामिल कर दी थी। वहाँ कैजुअलिटीज़ हुई थी 5-6 और डेड बॉडीज़ थी और 25-30 उसमें इंजर्ड थे। तो वहाँ पे मीडिया पर्सनल भी, पब्लिक भी, एवरीबडी वाज इंट्रूडिंग इनटू द क्राइम सीन। तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी एविडेंसेस वहाँ पे, आपके फुटप्रिंट्स आ गए, आप अपने सिगरेट पीकर आपने वहाँ पे थ्रो कर दिया, हम समझ रहे हैं ये फेंकने वाला वहाँ पे जो बंदा था उन्होंने किया, क्रिमिनल्स के हैं। तो इस तरह क्राइम सीन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अवॉइड किया करें क्राइम सीन के अंदर इंट्रूजन करने से, उसके अंदर घुसने से, क्योंकि वो कॉर्डन एरिया जो होता है बेसिकली क्राइम सीन का। और अभी सिंध पुलिस के अंदर स्पेशली हमने क्राइम सीन यूनिट इस्टेब्लिश किए हैं हर ज़िले के अंदर, और मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 2 यूनिट्स हैं, एक लियाकताबाद सब डिवीज़न में है और डिवीज़न लियाकताबाद में, और एक हमारे पास तैमूरिया में थाने में। तो जैसे ही कोई क्राइम सीन होता है, हाउस रॉबरी हो, चाहे वो गन शॉट इंसिडेंट हो, वहाँ फौरी तौर पर हमारी विदिन 2 to 3 मिनट्स क्राइम सीन का जो यूनिट है, उनकी एक स्पेशलाइज्ड कार है, जिस तरह आपको टीवीज़ में, मुख्तलिफ मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं टीवी में, तो वो गाड़ी फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है। वहाँ पे उनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, कैमराज, बॉडी कैमराज हैं, उनके पास फिंगरप्रिंट के कलेक्शन करने के जो मुख्तलिफ गैजेट्स उनको चाहिए होते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। वो क्राइम सीन स्केल से मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हर चीज़ वो बना रहे होते हैं, और एविडेंसेस को कलेक्ट करके फिंगरप्रिंट्स नादरा को हम सेंड करते हैं। तो इस तरह से जो भी एविडेंसेस मिलती जाती हैं उनको हम करते हैं। अगर कोई भी, जैसे आप क्विक एमरजेंसी सर्विस मददगार 15 है, कोई यानी ऑफेंस हो जाता है, आप फ़ौरन उसको 15 को डायल करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास 15 की एंट्री आती है या हमें कहीं से भी इत्तला मिलती है कि ये इंसिडेंट हो गया, तो फौरी तौर पर हमारा क्राइम सीन यूनिट और 15 साथ मूव करती है। अच्छा, ये हमारे जो आईओज हैं इनके ऊपर मैंने देखा है बड़ा लोड होता है, एक आईओ के ऊपर 5-5, 6-6, 7-7 केसेस उसको मिल जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? फिर इतने सारी चीज़ों को कैसे फोकस करेगा? देखिए, जब माजी के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा था, एक दिन में गन शॉट इंसिडेंट 50 और 100 से भी एक्सीड कर जाते थे, तो उस वक्त तो बहुत मुश्किल होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची ऑपरेशन के बाद हालात बहुत बेहतर हैं, और अभी रिसेंटली तकरीबन महीना पहले डेडिकेटेड आईओज़ बनाए हमारे CCPO साहब ने, एडिशनल आईजी कराची साहब का हुक्म था कि हर केस की स्पेशलिटी हो आईओ की,
जैसे अगर मर्डर का इन्वेस्टिगेटर है तो वो मर्डर के केस को बेहतरीन तरीके से डिटेक्ट करे और अपने जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके माजी के मर्डर केसेस के डिटेक्शन के, तो हम एक कॉम्पिटेंट आईओ को ही पोस्ट करें मर्डर केस के लिए। ऐसा ना हो कि वो बंदा उसके अंदर वो सलाहियत बारीक बीनी ना हो और हम उसको जो है वो केस दे दें। तो उस हवाले से अभी हमने मोर देन 300 आईओस को डेजिग्नेट किया है और डेडिकेटेड आईओस की लिस्ट कंपाइल की है पूरे कराची के अंदर। इस तरह से इसको हमने सर्कुलेट किया है और हाउस रॉबरीज हो गई, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गए, एक्सटॉर्शन हो गए, इस तरह के जितने भी केसेस हैं। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर नारकोटिक्स के केसेस जिसमें 6, 9, ABC तीनों कैटेगरीज आती हैं। इसके अलावा मर्डर के और हीनियस ऑफेंसेस, हाउस रॉबरीज, डिटेक्शन। तो ये 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्राइम जिनमें हो रहा होता है, स्ट्रीट क्राइम, गन शॉट इंसिडेंट्स जो हो रहे होते हैं और जो भी मोबाइल स्नैचिंग या इस तरह की वारदातें होती हैं, इनके लिए हमने स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड आईओस दिए हैं ताकि वो अपना काम जो है, और उन पर वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मैक्सिमम 6 केसेस से ऊपर वो नहीं ले रहे या 10 केसेस बहुत हो गया तो पूरे साल के अंदर वो 15 केसेस अगर कर रहा है, पूरे साल के अंदर 15 करना है, इसका मतलब है कि मंथ में 2 या 3 केसेस करेगा वो। तो सपोज कर लिए एक मंथ में उसने 4-5 कर लिया, अगले में नहीं है, 3-4 महीने नहीं हुआ कोई केस, तो वो आईओ पर्टिकुलरली उस केस पे ही फोकस होकर काम करेगा ताकि कन्विक्शन को जो है वो इम्प्रूव करे। मेरा आपकी जानिब आऊँगा, जब भी कोई कैदी जेल आता है तो उसको मेडिकली तौर पे चेक किया जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता वो अपने साथ कोई ऐसी बीमारी ना ला रहा हो, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है और भी वो होते हैं, कैदी होते हैं, तो उसको मेडिकली चेक किया जाता है। अच्छा, इससे पहले ना शहरियार, मैं करप्शन के ऊपर कुछ कहना चाहूँगी जो आपने पहले एक क्वेश्चन किया था शैला से। देखिए, जब तक कि करप्शन का हमें ग्रास रूट लेवल पे पता नहीं चलेगा रीज़न क्या है, उस वक्त तक ये एरेडिकेट आप नहीं कर सकते माशरे से। फॉर एग्जांपल, आपने पुलिस वालों की बात की ना कि वो चले, हमारे हाँ कॉन्सेप्ट है कि वो ज़्यादातर मेजॉरिटी करते हैं करप्शन। रीज़न क्या है? क्या उनकी तनख्वाह इतनी इनफ है कि अपने बच्चों का लुक आफ्टर कर सकते हैं? अगर उनकी तनख्वाहें बराबर कर दी जाए, ऐसी कर लें, चले लग्जरी लाइफ नहीं, उनकी स्कूलिंग, उनकी जो है हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल फ्री हो जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक करप्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। महदूद तनख्वाहों में आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो 18-18, 20-20 घंटे जॉब करें, तो ये मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर उसको आप बैलेंस कर दें तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, अब आपका सेकंड जो सवाल है कि जो हमारे मेडिकली तौर पे आप लोग जब भी कोई कैदी बाहर से आता है उसको चेक किया? हमारे यहाँ ये रूल होता है, जैसे हमारे पास कोई इनमेट आता है, बच्चा आता है या कोई खातून आती है, तो सबसे पहले हम उनका काउंसलिंग पहले चेक करते हैं, मेंटल और फिजिकली ना, उनका फिजिकल चेकअप भी होता है। उसके बाद उनको वीकली बेसिस पे हम उनके सारे मेडिकल टेस्ट भी करते हैं, जिसके अंदर उनकी स्क्रीनिंग सारी होती है, हेपेटाइटिस की, HIV की, सिंध कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो सारी वो टीम्स भिजवाते हैं, वो स्क्रीनिंग करके फिर उनकी काउंसलिंग होती है। अगर ज़रूरत है, कोई ड्रग एडिक्ट आता है तो उसके लिए फिर हम अलग से उनको एक वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, जब तक कि इसकी ड्रग विड्रॉल ख़त्म नहीं होते सिम्टम्स, हम उनको वहीं पे रखते हैं। यानी जो ड्रग पेशेंट होते हैं, क्या इनको ड्रग्स देनी पड़ती है या इनको रोकना पड़ता है या मजबूरी में? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हम उनको ड्रग के जरिए ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वो होते हैं उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर उनको फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, मोशन वगैरह होते हैं, उसकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे जैसे वो सही होते जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है, अच्छी डाइट होती है। इवन तो मैं शहरियार, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ड्रग एडिक्ट्स में बहुत लिथार्जिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे रह कर माशाल्लाह वेट गेन भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको डाइट भी दी जाती है, फिर चेकअप भी हो रहा होता है उनका मेडिकली, तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा मेरा ये तो चलें जी, जो जुवेनाइल और जो मैंने लेडीज़ जेल विज़िट की थी तो वहाँ पे इतने लोग नहीं थे, लेकिन अगर हम बात करें जो मर्दाना हमारी जेल है, जो लांडी और जो सेंट्रल है, तो वहाँ ज़्यादा तादाद में है। तो इधर से क्या स्किन की बीमारियां और ये होती हैं? कहते हैं कि जब जेल जाओ तो स्किन की बीमारी लग जाती है। अच्छा, माशाल्लाह हमारा बच्चा जेल और वुमेन जेल ओवर क्राउडेड नहीं है, तो उसके अंदर तो इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो जेल है वहाँ पे थाउजेंड्स में है, 6000 5000 कैदी हैं, तो डेफिनेटली अगर वो एक बैरिक में होंगे, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं स्किन की जो लग सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्केबीज़ है, तो उसके लिए उनको अलग बैरिक में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दोनों जेलों में तो स्केबीज़ नहीं है, क्योंकि वो उतने ओवर क्राउडेड भी नहीं है। अगर इन केस एक आध केस आ भी जाता है तो अलग रखना पड़ता है, तो बैरिक्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए आप लोग तैयार होते हैं? अगर अल्लाह न करे कोई रात के पहर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि इमरजेंसी में, उसके लिए क्या आप लोगों के? अच्छा, एक तो राउंड क्लॉक ना हमारे पास डिस्पेंसर्स और ये पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है। इन केस खुदा न खास्ता फिर भी कोई इमरजेंसी होती है तो हम ऑन कॉल होते हैं, वो हमसे इन टच रहते हैं, और अगर आने की ज़रूरत होती है हम आकर देख भी लेते हैं, उनको बाहर रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी सेंटर नहीं है जेलों में, तो हम उनको सिविल या जिना रेफ़र करते हैं। और मेडिसिन होती हैं? जी, एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छा चला, जो इन्होंने बात करी, मेरा भी वही सवाल था कि इसके अंदर मैं एक बात ऐड करूँगी, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि जो चेक करते हैं, जो बंदा आता है स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम कोई भी क्रिमिनल को या एक्यूज्ड को अरेस्ट करते
करते हैं और जेल कस्टडी जब उसका ऑर्डर हो जाता है उसको कराने से पहले अभी जैसे ग्लोबल पेंडेमिक आपकी नॉलेज में कोविड-19 तो उसका हम टेस्ट करवाते हैं। आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहले उसको लेके जाता है, उसका कोविड टेस्ट कराता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसको वो सेंट अप टू गेल तब वो करता है, अदरवाइज नहीं करता है जेल में। तो फिर इसका ट्रीटमेंट होता है, जब तक वो क्लियरेंस ना हो जाए तो तब तक उसको जेल में नहीं भेजते, क्योंकि हमें बाकी कैदियों की भी लाइफ उतनी अजीज है, खुदा ना खासा कोई इन्फेस्टेशन उसमें ना फैल जाए। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक के ज़माने में शहरियार हमारे पास इतने केसेस नहीं मतलब हाँ, हुए, ये ये गर्म हुआ कि हमने इसको बिल्कुल मतलब जो केसेस थे वो कम रहे, अगर खुदा न खास्ता जेलों में आया तो बहुत बहुत मसला हो मसला जाता है, बहुत बहुत मसला इश्यूज होता होते है। हैं। अच्छा शैला, पुलिस की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, जहाँ कोई पुलिस का काम नहीं होता वहाँ भी पुलिस को जाना पड़ जाता है, चाहे मियाँ बीवी का झगड़ा हो चाहे कुछ हो, जी पुलिस ने ज़रूर जाना है। और इस डिपार्टमेंट को जो मेरा अब तक रिसर्च है कि बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। निगलेक्ट इस सेंस में क्या किया जाएगा, जैसे कि उन्होंने बात करी कि अगर हम कांस्टेबल्स की बात करें, एक तो सैलरी इशू, दूसरा ज़ाहिर है वो हॉस्पिटल्स की सहूलियात नहीं है, उनके बच्चों को एजुकेशन की नहीं है, घरों की नहीं है। इसके रीजंस आप क्या समझती हैं? क्या आला अफसरान को फिक्र नहीं है या हुकूमत को फिक्र नहीं है? और चाहिए सबको पुलिस, चाहे वो प्रोटोकॉल की सूरत में हो या मियाँ बीवी का झगड़ा हो, जी पुलिस को बुलाना है, चाहे उनका काम है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले आपने मियाँ बीवी के झगड़े का जिक्र किया, तो मियाँ बीवी का जो झगड़ा है अब वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस का जो लेजिस्लेशन है वो इनेक्टेड हो चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस जो है वो मियाँ बीवी के झगड़े में नहीं बोल सकती। अगर आपस में कुछ खानदानी मसला, अगर आपस में कुछ होती है तो वो कहते हैं जी मैं 1-5 कर दूंगी, जब 1-5 पहुंचती है तो बोलते हैं भाई अब इस पे किसको करें, चलो दोनों चलो। मतलब हमें चाहिए पुलिस हर चीज में। डेफिनेटली, आई गॉट योर पॉइंट। तो ये जो बात है कि पुलिस की पैदाइश से लेके मौत तक जरूरत पड़ती है और पुलिस इज द सर्विस ऑफ फ्यूचर। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ये वाहिद महकमा है जो कोलैप्स नहीं होगा, जो खत्म नहीं हो सकता कि आप जरूरत नहीं है इसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, 24 आवर्स बिकॉज एक बच्चे की पैदाइश से लेकर आपने उसकी थाने में एंट्री करानी होती है रिकॉर्ड। अब तो चलें यूनियन काउंसिल्स ने वो ले लिया सेटअप, नादरा में बेफॉर्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन जो मैनुअल ट्रेडिशनल पुलिसिंग है कॉलोनियल दौर से जो हमारे पास आज तक कवानीन मौजूद हैं, पुलिस रूल 1934, वो आज भी यही कहता है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो थाने में उसका रिकॉर्ड एंटर करवाएं। रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास पुलिस स्टेशन में 25 और इसके अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। पहला रजिस्टर FIR है, रोजनामचा है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, अब पुलिस को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। जिस तरह मुआशरा तरक्की कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उस हवाले से पुलिस के अंदर भी डिजिटल जो है वो इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मैनुअल पुलिसिंग से हमें अपने आप को रिवैम्प करने की टुवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी जाने की ज़रूरत है। और पुलिस की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो तो कोई एड्रेस नहीं करता है जो कि करनी चाहिए, क्योंकि वो वर्दी के अंदर भी एक इंसान बसता है। डेफिनेटली हम जो पुलिस वाले हैं या वाली हैं वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी से हमने आके ये वर्दी पहनी है और इसी सोसाइटी के लोगों को सर्व कर रहे हैं। सो पुलिस आवाम की खिदमत के लिए बनाई गई है, तो पुलिस आवाम है, आवाम पुलिस है। अच्छा, फ्रेंडली कैसे करें हम, क्योंकि बहुत कोशिश है, अब तो बहुत चेंजेस आ गई हैं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि कहीं बैरियर है। अगर कोई कह देगा कि जी थाने आ जाए, चाहे किसी भी काम के लिए बुला रहे हैं, तो जो बेचारा कभी गया नहीं होगा उसके 20 फ़ोन हमें आए थे, अरे मिल तो आओ। ये क्यों है, मतलब ये कैसे ख़त्म करें और ख़वातीन को कैसे मोटिवेट करें कि पुलिस में आए, जैसे आप आई CSS किया? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी CSS, तो मैं तो कराची में पहली खातून ASP थी। अब मेरे बाद काफ़ी सारी और भी लड़कियां आई हैं, एज अ रोल मॉडल भी उन्होंने कंसिडर किया। नॉट टू स्पीक ऑफ दिस के हायर रैंक्स पे मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि पहले जब मैं 2012-13 के अंदर रिक्रूटमेंट्स देख रही हूँ तो 8-9 लड़कियां पुलिस के अंदर आई थी और अब माशाल्लाह 3000 के करीब आई हैं। तो ये इंक्रीमेंट हुआ पिछले 10 सालों में, 200, 250, 300 हर रिक्रूटमेंट के अंदर उन्होंने इस तरह से ज्वाइनिंग की। और आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर और बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएट लड़कियाँ जो पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर उन्होंने अप्लाई किया और दे क्वालिफाइड फॉर दैट। ग्रेड 5 के लिए ग्रेजुएट लड़कियां आ रही हैं। इसका क्रेडिट तो वैसे आपको जाता है। देखिए, अल्लाह ताला ज़रूर मेहनत का समर देता है और मैंने हमेशा कोशिश की है कि डिपार्टमेंट के अंदर ख़वातीन की तादाद को इंक्रीज़ करूं, ताकि जो एक माइंड सेट है ना वो भी चेंज होगा और ख़वातीन के मसाइल जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन कम्फर्ट जोन के अंदर ख़वातीन के साथ शेयर कर सकती हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने पूरे सिंध के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन डेस्क बनाई है। 11 हमारे पास सेंटर्स हैं, जैसे हम पुलिस स्टेशन कह लीजिए, वुमेन का पुलिस स्टेशन एक्सक्लूसिवली, वहाँ हेड मॉरर भी, वुमेन SHO एंड एवरीबॉडी इज़ वुमेन, ठीक है। और
इसके अलावा हमारे पास 41 हमने डेस्क बनाई है जो कि एसएसपी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो ऑपरेट करती हैं, जोनल लेवल पर, डीआईजी लेवल पर ऑपरेट करती हैं, सक्खर, लड़काना, एवरीवेयर पूरे सिंध में। जहाँ पे अगर अर्ली चाइल्ड मैरिजेज हों, छोटे बच्चे के साथ ज्यादती की जा रही है, बच्चियों की ज़बरदस्ती किसी बूढ़े के साथ शादी की जा रही है, या एंटी वुमेन कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अंदर बदले सुल, वन्नी, स्वारा और इस तरह की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, या और कोई क्राइम किया जा रहा है, तो फौरी तौर पर हमें माइनॉरिटीज़, वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ट्रांसजेंडर्स, उनके साथ कोई भी क्राइम हो रहा है तो फ़ौरन आप उस डेस्क पर रिपोर्ट करें। इसके अलावा हमारी WPC की एक ऐप है, मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, WPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से 1175 की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करें, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। लेट्स से कि विक्टिम उस वक्त कोई बाटर्ड वुमेन है, उसको घर में कोई तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, या बच्ची पे जुल्म कर रहा है, या पसंद की शादी करना चाहती है और उससे कारोकारी की तरफ ले जाया जा रहा है, तो पड़ोसी को अगर ये भनक पड़ गई है, उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, फ़ौरन WPC की ऐप खोलकर उसके अंदर वो रजिस्टर करे अपनी तरफ से, क्योंकि ना वो लड़की पढ़ी लिखे या वो उसको आइडिया नहीं है, तो पड़ोसी भी कंप्लेन कर सकता है। इसमें विक्टिम का खुद कंप्लेन करना लाजिम नहीं है, ये आप लोगों की आवाम की फैसिलिटेशन के लिए बिल्कुल जी, किया है। एनीबडी कैन कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। और जो शैला ने बात करी वो बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। और ये जो एप्लीकेशन है WPC, इसको ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो पुलिस को साथ जो एक बैरियर है ना, इसको ख़त्म करें। आप यकीन माने, मैं अपने बहुत से प्रोग्राम में कहता हूँ कि अब जो आला अफसरान आके बैठे हैं, इनका विजन वो नहीं है जो 80s के दौर में, 90s के दौर में पुलिसिंग होती थी, अब वो नहीं रही है। अगर इस माशरे को हमें सुधारना है, क्राइम को ख़त्म करना है, तो हमें मिल के साथ काम करना होगा। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक